हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिस्ट पैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स न्यूज इनिशिएटिव में। आज हम एक खतरनाक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान ट्रांच वन। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांच वन जारी कर दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो उसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे, उसकी एक एक स्कीम को पढ़ेंगे, उसकी एक एक टेक्निकल टर्म के बारे में खतरनाक तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च किए। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ प्रीलिम्स के लिए। देखिए, which is the correct way to define partial credit guarantee in credit sector। पार्शियल क्रेडिट गारंटी क्या होती है क्रेडिट सेक्टर में, कौन सी टर्म इसको सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, बैंक्स प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू बोरोवर्स विद गुड क्रेडिट हिस्ट्री। मतलब जो बैंक हैं वो बिना किसी कुछ सामान गिरवी रखे क्या इस नियम के तहत लोगों को पैसा देते हैं, मतलब उधार देते हैं जिनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है। क्या ये होता है पार्शियल क्रेडिट गारंटी। या फिर गवर्नमेंट वेव्स ऑफ अनपेड लोन्स टू स्ट्रेस्ड बोरोवर्स, मतलब कि जो स्ट्रेस्ड बोरोवर्स हैं जिनका जो है लोन रिपे नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट का उसको माफ़ कर देती है इसके तहत। या तो गवर्नमेंट गारंटी देती है लेंडर्स को, जो लोन देने वाले हैं, कि अगर जो बोरोवर है, यहाँ पे लेंडर नहीं बोरोवर होगा, अगर बोरोवर जो उसको पे बैक नहीं करता है तो वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको पे कर देगी उसका कुछ हिस्सा। क्या ये होती है वो स्कीम। या तो इट इज़ अ बेल आउट पैकेज फॉर बोरोवर, या तो बोरोवर के लिए एक बेल आउट पैकेज होता है। ठीक है, तो चारों में से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही तरीके से डिफाइन कर रहा है पार्शियल क्रेडिट गारंटी को, बताइएगा, करिएगा सवाल ये वाला। आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ का एक वो है क्लिप है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से जूम करके। ठीक है, जब लॉन्च किया गया था पहला ट्रांच, उसके बारे में न्यूज़ छपी थी, काफ़ी अच्छी बात है इसमें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूज़ पे आते हैं। जल्दी से बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या बात की गई है इस ट्रांच में। पूरे पहली वाली ट्रांच किस पे फोकस करती है। ठीक है, पहला, प्राइमरी फोकस ऑन एड्रेसिंग द डिस्ट्रेस इन द एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर में जो भी खतरनाक तरीके से एकदम समस्याएं चल रही हैं, एमएसएमई एकदम जूझ रहा है बहुत सारी समस्याओं से, तो उसको निपटने के लिए सारा फोकस किया गया है। दूसरी बात क्या है, टारगेटेड एट अवॉइडिंग लार्ज स्केल बिजनेस क्लोजर्स। ये लार्ज स्केल बिजनेस क्लोजर क्या है, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर बिजनेस क्लोज हो जाएंगे तो बहुत भयंकर बेरोजगारी फैल जाएगी, तो उससे रोकने के लिए भी टारगेट करता है ये वाला पहला ट्रांच। दूसरी बात, इंड्यूस फ्रेश फंडिंग इन द डिस्ट्रेस्ड स्मॉलर फर्म्स। जो डिस्ट्रेस्ड स्मॉलर फर्म्स हैं, मतलब कि जो है जो जूझती हुई फर्म्स हैं छोटी छोटी, उनके अंदर फ्रेश फंडिंग इंड्यूस की जाएगी, मतलब कि नया पैसा डाला जाएगा ताकि वो लोग लिक्विडिटी के सहारे कुछ सांसें ले सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी बात है इस ट्रांच में, जब इस ट्रांच को निर्मला सीतारमण जी अनाउंस कर रही थी तो उस दौरान उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को लेकर के कुछ नई घोषणाएं भी की, और उन घोषणाओं के साथ साथ उन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया। एमएसएमई कौन सी इंटरप्राइजेज़ आपकी माइक्रो होंगी, कौन सी स्मॉल होंगी और कौन सी मीडियम होंगी, इसके क्राइटेरिया को पूरा बदल दिया गया है। ठीक है, तो नया क्राइटेरिया क्या है, पुराना क्राइटेरिया क्या था, इसका तुलना भी मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप इस फोटो से समझ सकते हैं। ये देखिए, तो हम लोग पहले समझेंगे एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्या था, मतलब पहले कैसे एमएसएमईज होती थी और अब कैसे हो रही हैं। ठीक है, मतलब पहले किसको कहा जाता था और अब किसको कहा जाएगा। तो पहले माइक्रो से शुरू करते हैं। पहले एक एंटरप्राइज़ को तब माइक्रो कहा जाता था जब एमएफजी सेक्टर में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ हो 25 लाख रुपए का। ओके, और सर्विस सेक्टर में उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ हो 10 लाख रुपए का। ठीक है, 10 लाख या 10 लाख से कम। ठीक, तो उसको बोला जाएगा माइक्रो, बोला जाता था माइक्रो। ठीक है, अब इसको रिवाइज कर दिया गया है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की जो खाई थी पहले, तो उसको पार्ट दिया गया है, मतलब एमएफजी और सर्विस के लिए अलग अलग नॉर्म्स नहीं है, दोनों के लिए सेम नॉर्म्स है। पहला बड़ा ये अंतर ही आया है। दूसरा, पहले इन्वेस्टमेंट जो 25 लाख रुपए से कम वाला था सिस्टम एमएफजी में, उसको, और दोनों के लिए ही इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया गया है, 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए से आपकी इंटरप्राइज में कम इन्वेस्टमेंट है तब भी आप माइक्रो ही कहे जाएंगे। ठीक है, और आपका टर्नओवर भी साथ में कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। अगले बढ़ते हैं। स्मॉल किसको कहा जाएगा। स्मॉल में जो 5 और 2 का खेल था उसको घटा करके दोनों को मिक्स करके 10 करोड़ कर दिया गया है, कि 10 करोड़ से कम अगर इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ है तो आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की माइक्रो हो, चाहे सर्विस सेक्टर की एंटरप्राइजेज हो, आपको जो है स्मॉल ही कहा जाएगा। ठीक है, पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट करना होता था, और सर्विस सेक्टर में आपको 2 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट करना होता था। इस नॉर्म को हटा करके 10 करोड़ कर दिया गया है, प्लस टर्नओवर का क्राइटेरिया 50 करोड़ कर दिया गया है। 50 करोड़ से अगर कम आपका टर्नओवर है तो आपको स्मॉल इंटरप्राइजेज ही कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मीडियम के लिए देखिए, खेल अपने खुद ही से समझ लीजिएगा। 10-5 का खेल है इधर, इसको हटा के 20 कर दिया गया है, और टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, ये कहानी हो क्यों रही है, थोड़ा समझिए। हो ये रहा है कि
पहले क्या होता था कि एमएसएमईज़ छोटे रहने में ही अपना फ़ायदा समझती थी। जैसे आप जब बच्चे होते हैं तो कोई गलती करते हैं तो कभी भी आपको ज़्यादा डांट वाट नहीं पड़ती है। अगर गलती आप बड़े होकर करते हैं तो उसको अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। तो एमएसएमईज़ को बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, छूटें मिलती हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारे उनके लिए कदम उठाए जाते हैं, बहुत सारी रियायतें मिलती हैं। तो इन रियायतों के लालच में वो बच्चे ही बने रहना चाहते हैं हमेशा। तो ग्रोथ कभी करते ही नहीं, अपना टर्नओवर कभी बढ़ा हुआ शो ही नहीं करते हैं। सोचते हैं कि अगर हम माइक्रो से स्मॉल बन जाएंगे तो हमको भैया कुछ चीज़ें कम मिलने लगेंगी। तो इस लालच में वो लोग छोटे ही बने रहते हैं। इससे इकोनॉमी का बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए एमएसएमईज़ को ज़्यादा, ताकि एमएसएमईज़ इसके अंतर्गत आ सकें। आप खुद ही सोचिए, 25 लाख से कम तो बहुत कम होती होंगी। अब 1 करोड़ के अंतर्गत बहुत सारी एमएसएमईज़ आ जाएंगी, बहुत सारी ऐसी इंटरप्राइजेज जो माइक्रो की श्रेणी में आ जाएंगे। तो अब कोई 25 लाख की जो है माइक्रो है, वो सोच पाएगा आगे बढ़ने के लिए भी। वो सोच पाएगा कि अगर मैं 1 करोड़ भी हो जाती हूँ तो भी मुझे माइक्रो ही गिना जाएगा। तो बढ़ने के बारे में सोचेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सोचेगा, बहुत सारी इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए वो तत्पर करेगा। ठीक है, ये मेन इसके पीछे का उद्देश्य है। उद्देश्य समझते चलेंगे तो मेंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कुछ मेजर्स भी उठाए गए हैं एमएसएमईज़ के लिए, कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, कुछ चीज़ें, क्रेडिट गारंटी वगैरह दिया गया है। उसको समझ लेते हैं। मेंस में लिखने के लिए आ सकता है और प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है बिल्कुल। ठीक है, पहला, एक फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा। फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? मतलब कि कोषों का कोष। उस कोषों के कोष में क्या होगा? 10,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार देगी। ठीक है, और 50,000 करोड़ का सरकार का टारगेट है कि इतना पैसा, 50,000 करोड़ रुपए जो है वो एमएसएमईज़ को इक्विटी के रूप में मिल जाए। ठीक है, मतलब एमएसएमईज़ में लिक्विडिटी के फॉर्म में चला जाए वो। तो अब खुद ही सोचिए, अब 10,000 करोड़ सरकार दे रही है तो 40,000 करोड़ कौन देगा? सरकार की बुआ? नहीं, वो देंगे एलआईसी और एसबीआई जैसे इंटरप्राइजेस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, एलआईसी, एसबीआई वगैरह, इसमें ज़्यादा फोकस होगा। वो सब 50,000 करोड़ में से जो बाकी का 40,000 करोड़ है वो देंगे, प्लस 10,000 करोड़ सरकार देगी। ठीक है, और इक्विटी के फॉर्म में रहेगा। तो अब खुद ही सोचिए, अगर एलआईसी अगर एमएसएमई में पैसा लगाएगा इक्विटी के फॉर्म में, इक्विटी मतलब शेयर के फॉर्म में, तो जब एमएसएमई ग्रो करेगी तो एलआईसी को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस लालच में एलआईसी लगा भी देगा पैसा और सरकार को ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे जो है क्रियाक्रम किया गया है। आगे, गवर्नमेंट हैज़ डिसअलाउड ग्लोबल कंपनीज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़। देखिए, अब ये तो हैमिल्टन का जो शिशु उद्योग तर्क था उसी पे आधारित चीज़ है, समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। कि मतलब गवर्नमेंट ने 200 करोड़ से कम के जो टेंडर हैं, मतलब अगर कोई सड़क बन रही है, कुछ भी बन रहा है इंडिया में, जो 200 करोड़ से कम का टेंडर है, तो अब गवर्नमेंट ने ये डिसअलाउ कर दिया है ग्लोबल कंपनीज़ को। मतलब अमेरिका की कोई कंपनी जो है चाहे कि इंडिया में 200 करोड़ से कम का कोई अगर टेंडर है, उसका उस पर जाके टेंडर में शामिल हो जाए और टेंडर को ले ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसको डिसअलाउ कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो छोटे छोटे टेंडर होते थे वो अब इनको मिल पाएंगे बेचारों को। पहले वो छोटे छोटे टेंडर भी जो है सऊदी अरब और अमेरिका की कंपनी वगैरह लेके चली जाती थी, तो ये बेचारे बैठे के जो है खाली ढोलक बजाते रहते थे। तो अब कुछ मिलेगा इनको तो थोड़ा विकास कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई मार्केट लिंकेज। ई मार्केट लिंकेज प्रोवाइड किया जाएगा एमएसएमईज़ को। ई मार्केट लिंकेज क्या है? देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 की पैंडेमिक की वजह से अब बहुत जल्दी एग्जीबिशंस नहीं हो पाएंगे। तो एमएसएमईज़ का जो रोजी रोटी चलता है वो एग्जीबिशन से चलता था। एग्जीबिशंस में जाकर के अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाते थे ये लोग और उसी से उनकी जो है मार्केटाइजेशन होता था। ठीक है, और मार्केटाइजेशन होने की वजह से इनको वो मिलती थी, पब्लिसिटी मिलती थी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए होगा कि अब गवर्नमेंट ने किया है कि ई मार्केट लिंकेज के सहारे ये लोग अपने एग्जीबिशंस कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को दिखा पाएंगे, अपने प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। एक बात बहुत बड़ी है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो एकदम नहीं घुसेगा दिमाग में। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन क्या किया गया है एमएसएमईज़ के लिए? कि पहली बात तो है कि बैंकों और एनबीएफसीज़ जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, जिस पे मेरा एक वीडियो है पहले से, आप देखिएगा, समझ जाएंगे क्या होता है। बैंकों और एनबीएफसीज़ को कहा गया है कि आप ऐसी एमएसएमईज़ जिनका भी जो है लोन एनपीए में नहीं कन्वर्ट हुआ है लेकिन उनका लोन मौजूद है, तो 29 फरवरी को, यहाँ पर 2 फरवरी लिखा है, इसको 29 कर लीजिएगा, तो 29 फरवरी को जितना भी उनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग मतलब कि जितना मौजूद है उनका क्रेडिट, मतलब लोन, जितना भी लोन उनका मौजूद था 29 फरवरी 2020 को, उस लोन का, मान लो कोई एमएसएमई है, कोई भी एमएसएमई मान लीजिए, चौरसिया एमएसएमई। अब चौरसिया एमएसएमई जो है उसका मान लीजिए 29 फरवरी 2020 को लोन था 100 करोड़ रुपए का बैंकों के नाम पे, कि 100 करोड़ का लोन, इसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट पेड करना बाकी है, इसको पे करना। ठीक है, तो अब बैंक और एनबीएफसीज़ को कहा गया है सरकार की तरफ से कि ये 100 करोड़ रुपए के देने के लालच में कि भैया हमको इतना पैसा देना है, ये कभी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगी कहीं।
क्योंकि इसको हमेशा डर रहेगा कि भैया अभी 100 करोड़ कर्जा बाकी है मेरा, तो 100 करोड़ कर्जा बाकी है, इस डर से ये लोग अपना बहुत सारी यूनिट्स को बंद करने पे तुले हुए हैं कि और लिक्विडिटी जो है हासिल करके, मतलब सामान बेच करके, अपनी मशीनों को बेच करके, नीलाम करके किसी तरह पैसा चुकाने को सोच रहे हैं। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है इकोनॉमी का? इससे नुकसान ये हो रहा है कि जैसे ही मशीन बिकेगी तो मशीन को चलाने वाला जो जो अशोक है या फिर जो मुन्ना है, वो भी तो घर बैठ जाएगा करके भैया, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। इसलिए बैंकों और एनबीएफसी को कहा गया है कि ऐसे जो एमएसएमईज़ हैं जिनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बाकी है, तो उस आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का 20% आप इनको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करेंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन क्या है कि आप अब इनको 20% और लोन दे देंगे। इससे क्या होगा कि इनको थोड़ी राहत मिलेगी, ठीक है, और ये अपने पीरियड, अपने जो है उसको क्या कहते हैं, स्कोप को एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकेंगे, ठीक है। ये जो लोन एक्स्ट्रा दिया जाएगा इसका 4 साल का टेन्योर होगा, मतलब 4 साल तक की ये टुकड़ों टुकड़ों में लोन दिया जाएगा, 20% का जो हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद 12 महीने का मोरेटोरियम होगा। मोरेटोरियम क्या होता है? चलिए समझ लीजिए मोरेटोरियम क्या होता है। होता ये है मोरेटोरियम कि जैसे मान लीजिए आपने एक एजुकेशन लोन लिया, तो एजुकेशन लोन लेने में आपको लोन कब चुकाना होगा? जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे या फिर आप जॉब पा जाएंगे। ऐसा ही होता है एजुकेशन लोन, आपको पता ही होगा ऐसे होता है, ठीक है। तो आपको लोन प्रोवाइड हो गया, वो डेट थी मान लीजिए 2015 1 जनवरी, और आपको अभी लोन चुकाना नहीं है। आपको लोन कब चुकाना है? आपको लोन चुकाना है 2020 में जॉब पाने के बाद, ठीक है। तो ये जो 5 साल का पीरियड बीच में है, जिस दौरान ना ही आपको लोन मिल रहा है, उधर से लोन तो आपको मिल ही चुका है, 2015 में मिल चुका है पूरा लोन, और ना ही आप चुका रहे हो वापस लोन उस टाइम, तो ये 5 साल का जो पीरियड, इसको बोला जाता है मोरेटोरियम। इसको बोलते हैं पेमेंट हॉलीडे, मतलब इस दौरान ना ही आपको लोन मिल रहा है और ना ही आपको लोन चुकाना है वापस। ये हॉलीडे टाइप का है, अवकाश टाइप का, इसी को बोलते हैं मोरेटोरियम, ठीक है। तो ये 12 महीने का मोरेटोरियम दिया जाएगा, मतलब 5 साल तक ये कोई चिंता ही नहीं करनी है उनको। कहने का मतलब ये है कि इस दौरान इस तरीके से सरकार एमएसएमईज़ को कूल डाउन कर रही है, ठंडा कर रही है, उनके गुस्से को ठंडा कर रही है, उनकी परेशानियों को दूर कर रही है, ठीक है। उनको चिंता से बचा रही है कि भैया 4 साल तो हम देंगे ही लोन तुमको, उस दौरान तो वैसे वापस नहीं करना है तुमको, प्लस 12 महीने का मोरेटोरियम भी होगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैप ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी दिया जाएगा। देखो, एक वेरिएबल इंटरेस्ट होता है। वेरिएबल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस डर से भी एमएसएमईज़ हो सकता है लोन लेने से डर जाए, बच जाएं। तो इस भय को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने कैप ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट लगा दिया है कि आपका इंटरेस्ट जो है, जो स्टार्ट में आपको कहा गया है कि इतना ही होगा, तो उतना ही रहेगा हमेशा तक, क्यों कभी बढ़ेगा नहीं। तो आप डरिए नहीं, आराम से लोन लीजिए। देखो कितना कुछ किया जा रहा है, सरकार कर रही है एमएसएमईज़ के लिए, इतना तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहली बात क्या है कि 3 लाख करोड़ जो है वो माना जा रहा है कि इसके थ्रू दिया जाएगा पैसा। 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो इकोनॉमी में इंड्यूस किया जाएगा इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के थ्रू, 2020 तक की, 2020 अक्टूबर 31 तक की, ठीक है। उसके बाद फ़ायदा क्या होगा? हाँ, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें कौन कौन से जो है वो बोरोवर्स वो हैं, एलिजिबल हैं। मतलब कि जो है अगर किसी का 1 करोड़ रुपए का अगर लोन है, तो क्या वो जाकर के 20 लाख का लोन एक्स्ट्रा ले सकता है 20% के हिसाब से? तो जवाब है नहीं। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो कम से कम 25 करोड़ तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये चीज़ ये साबित कर रही है कि सरकार सिर्फ उन्हीं एमएसएमईज़ पे फोकस कर रही है जो बड़ी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बड़ी एमएसएमई होगी वही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी, तो इसीलिए उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आपका कम से कम 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग पैकेज होना चाहिए, प्लस 100 करोड़ का आपका टर्नओवर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है धंधा बंद करके बैठे हो और सोच रहे हो कि सरकार जो है हमको फ़ायदा दे देगी तो हमको पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपका टर्नओवर भी 100 करोड़ होना चाहिए। ये चीज़ शो करेगी कि आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, ओके, विच कुड हेल्प नियरली 45 लाख यूनिट्स टू रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी। अब इन सब क्रियाक्रम से क्या होगा? कम से कम देश में 45 लाख जो है वो यूनिट्स जो है फिर से रिज्यूम हो जाएंगी, मतलब कि जो दुकानें टाइप की एमएसएमई की हैं वो रिज्यूम हो जाएंगी, फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगली बात क्या है? फर्दर बोरोवर्स विल नॉट हैव टू बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी फ्रेश कोलेट्रल और गारंटी फी अगेंस्ट दीज लोन्स। हाँ, बोरोवर्स को ये लोन जो मिलेगा वो कोलेट्रल फ्री मिलेगा, मतलब कोलेट्रल नहीं रखना है उनको, कोई मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना है, ठीक है, ना ही कोई गारंटी फ़ी देनी है, कुछ नहीं देना है। एक्स्ट्रा पैसा तो 20% आपको मिल रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक और स्कीम लॉन्च की गई है एमएसएमईज़ के लिए, इसको बोल रहे हैं पार्शियल क्रेडिट गारंटी फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज़। पार्शियल क्रेडिट गारंटी होती क्या है? जल्दी समझ लीजिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। होता क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए आप लोन लेने गए, ठीक है, और आपके पास पहले से एनपीए हो चुका है आपका लोन, मतलब आप सोच रहे हो कि हम जो थोड़ा सा बिजनेस अपना एक्सपेंड करें और एनपीए से बच जाए, जो पैसा बचा हुआ है हम चुका दें कहीं से, मतलब थोड़ा सा आशावादी हो। एनपीए होने के बावजूद, आप एनपीए समझते हो ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स,
कि मतलब आपने पहले से बैंक का पैसा खाया हुआ है, कुल मिलाकर चलो शब्दों में कहें तो ये, ठीक है, तो भी आप बैंक के पास गए हो और लोन चाह रहे हो कि हम जो है अपने उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं और अपनी इस दुविधा से निकलना चाहते हैं, तो बैंक आपको पैसा नहीं देगा क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है, ठीक है। तो अब सरकार क्या करती है, अब सरकार इसमें इंटरफेयर करेगी। सरकार क्या करेगी, बैंकों को ये कहेगी कि भैया आप अगर इनको 100 करोड़ रुपया दे रहे हो तो मैं इस चीज़ की 50% पार्शियल क्रेडिट गारंटी भी दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब बैंकों को सरकार ये कह रही है कि भैया अगर इन्होंने लोन नहीं चुकाया 100 करोड़ रुपए का तो 50 करोड़ लोन तो मैं ही दे दूंगा, ठीक है। तो सरकार इस तरीके से क्या कर रही है, लेंडर को लोन भी दिलवा रही, मतलब बोरोवर को लोन भी दिलवा रही है। अब जो लोन लेने आया था बेचारा एनपीए वाला भाई साहब, अब उनको लोन भी मिल जाएगा क्योंकि सरकार उसकी तरफ से सपोर्ट कर रही है उसका कि भैया तुम्हारा 50 करोड़ हम दे देंगे, ठीक है। और प्लस जो लोन देने वाले थे बैंक, उनको भी अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनको दिक्कत क्या नहीं है, उनको दिक्कत ये नहीं है कि अब किसी भी तरीके से उनको ये डर नहीं है कि हमको लोन वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अब कह रही है तो सरकार कैसे ना माने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं पार्शियल क्रेडिट गारंटी, ठीक है। तो देखो यही स्कीम एमएसएमई के लिए लॉन्च की गई है कि स्ट्रेस्ड स्मॉल कंपनीज हुज लोन्स हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, मतलब ऐसी जितनी भी एमएसएमईज है जिनका लोन एनपीए हो गया है उनके लिए जो है स्कीम लॉन्च की गई है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, सेंटर विल प्रोवाइड 4,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए तो टू फंडिंग सपोर्ट टू CGTMSE, मतलब कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब कि जितना भी जो ये फंड बनाया गया है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ये काम करता है कि क्रेडिट गारंटी का ट्रस्ट पैदा करता है, ठीक है, कि MSMEs को पैसा देने में भय ना खाएं बैंक, उनसे डरे ना, क्योंकि अगर वो पैसा देते हैं और MSMEs पैसा देने से मना कर देते हैं तो ये पैसा कौन दे देगा, ये पैसा दे दिया जाएगा CGTMSE से, इस फंड से पैसा दे दिया जाएगा। और इस फंड को बना कौन रहा है, सरकार बना रही है। तो 4,000 करोड़ सरकार ने इसमें डाले हुए हैं इसलिए कि भैया इस पैसे से जो धोखेबाज दगाबाज MSMEs हैं उनका पैसा चुका दिया जाएगा ताकि बाकी MSMEs जो हैं बदनाम ना हो, ठीक है। आगे, रिड्यूसेस द क्रेडिट रिस्क फॉर लेंडर्स, जाहिर सी बात है जो लेंडर हैं पैसा देने वाले हैं उनके लिए क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब कि उनको अब ये भय नहीं कि उनका लोन जो है रिस्क में है, क्योंकि उनका लोन कौन चुका देगा, जी हाँ सरकार। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, ठीक है। थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव में है, कहानी टाइप की है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा मन ना हो तो ना समझिएगा, आगे बढ़ जाएगी वीडियो में। देखिए पहली बात तो ये क्या है कि 3 लाख जो है करोड़ जो है क्रेडिट गारंटी जो है वो अनाउंस किया गया है, लगभग इतना फ़ायदा होगा, ठीक है, इकोनॉमी पे, ठीक। दूसरी बात, 45 लाख MSME जिससे भी जो है रन हो सकती हैं, ठीक है, कम से कम। और ये 45 लाख लगता बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है, करीब 0.5% के आसपास, लेकिन ये 40% एम्प्लॉय इन्हीं 0.5% में है, मतलब 40% जो MSMEs में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो केवल इन्हीं 0.5% MSMEs में ही काम करते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ी बात है, ठीक। अगली बात, टर्नओवर जो है, टर्नओवर को एक वो मतलब क्राइटेरिया के रूप में लिया गया है, इससे आप मतलब ये पता चल पाएगा कि मतलब कौन सी जो है MSMEs एफिशिएंट रूप से काम कर रही है, ठीक है। अगली बात, रिडक्शन जो है, रिडेफिनेशन हो गया है MSME ग्रोथ का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा MSME जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में मेंस के टाइम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिक्कत की बात क्या, हाँ ये समझने वाली बात है, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि भैया इस स्कीम में क्या दिक्कत थी तो क्या बताएंगे। देखिए दिक्कत ये थी, ये दिक्कत थी ये कि भैया अगर 100% क्रेडिट गारंटी अगर दे दी जाती है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं 100% क्रेडिट गारंटी की तरफ से, ठीक है, तो दोनों ही लोग ध्यान नहीं देंगे। कौन दोनों, ना ही बोरोवर ना ही लेंडर। मतलब बोरोवर क्या ध्यान नहीं देगा, अब बोरोवर को कोनो चिंता ही नहीं है कि भैया हमारा लोन तो सरकार दे ही देगी, तो हम चाहे काम करें चाहे घुइयाँ छीलें बैठ के दिन भर, तो वो बिज़नेस के बारे में कभी सोचेगी नहीं, प्रॉफिट के बारे में कभी सोचेगी ही नहीं, ठीक है। और जो लेंडर है वो भी चिंता नहीं करेगा कि भैया हमको लोन वापस लेना है, या फिर हमको लोन अच्छे से देना है, या फिर हमको लोन जो है कोलेटरल पे देना है, या तो हमको लोन जो है समझ बूझ के देना है लोगों को, किसको देना है किसको नहीं देना है, ये भी चिंता नहीं है लेंडर को। वो लेंडर सोच के बैठा कह रहे हमको सरकार दे ही देगी, हम चाहे जिसको बांट दें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें से जो है वो बहुत इकोनॉमी में जो है एक लूपहोल जनरेट हो जाता है, ठीक है, ये दिक्कत की बात है। आगे कुछ अदर मेजर्स भी उठाए गए हैं, कुछ अन्य चीज़ें हैं, कदम उठाए गए हैं। क्या कदम है, फ्री फ्रूट ग्रेन्स टू विल बी सप्लाई टू माइग्रेंट लेबर्स। माइग्रेंट लेबर्स को 2 महीने के लिए जो है वो मई और जून के लिए एकदम पैसा मतलब बिना पैसा लिए जो है फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाएगा, ठीक है।
टेक्नोलॉजी सिस्टम जनरेट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पैदा की जा रही है इससे कि जो है पीडीएस सिस्टम जो है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत कोई भी आदमी कहीं पे भी राशन ले सके, ठीक, 100% पोर्टेबिलिटी हो जाए 21 मार्च मतलब मार्च 2021 तक की जिस जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर रही है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है कुछ ऐसी स्कीम लॉन्च करी है जिससे वो लोग शहरों में रह सकें, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं प्रवासी मजदूर, और वो भी अफोर्डेबल रेंट पे, मतलब कि जो अफोर्ड कर सकें ऐसे रेंट पे रह सकें, ठीक है। दूसरी बात, मुद्रा शिशु लोन जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है। जो मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं मुद्रा योजना के तहत, तो 12 महीने के लिए आपको जो है 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, मतलब कि ब्याज से छूट मिलेगी 2% की ऐसे लोगों को जिनका लोन जो है वो 50,000 रुपये से कम का लोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेजर्स भी हैं। इजी एक्सेस टू स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको आसानी से जो है पैसा मिल पाएगा, लोन मिल पाएगा, कुछ ऐसी स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। हाँ, ये बड़ी बात है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो होती है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक स्कीम होती है छोटी सी, इसका एक सब पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप एक ऐसे परिवार से संबंधित हो जो 6 लाख रुपए से 3 लाख से 6 लाख के बीच में आता है, जिसकी वार्षिक इनकम जो है, तो आपको 6.5% जो है वो लोन कम चुकाना होगा, मतलब 6.5% की ब्याज की आपको छूट मिलती है, जिसको बोला जाता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ठीक है। तो आप अगर किस में आते हो, LIG में आते हो, अगर आप लो इनकम ग्रुप में। अगर आप MIG में आते हो, MIG के 2 पार्ट होते हैं, MIG 1, MIG 2। MIG 1 का मतलब होता है ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 6 लाख रुपए से 12 लाख के बीच में है, तो आपको 4% का जो है छूट मिलेगी इंटरेस्ट में। प्लस MIG 2, ऐसे परिवार जिनकी 12 लाख से 18 लाख के बीच में इनकम है, मिडिल इनकम ग्रुप पार्ट 2, ठीक है, उनको 3% की छूट मिलती है, ठीक है, इंटरेस्ट में। तो इसको बोला जाता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। आपको घर खरीदने के लिए इतना इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, ठीक है। तो इस दौरान हो क्या रहा है तमाशा कि ये स्कीम ख़त्म होने वाली थी मार्च 2020 में ही, और ख़त्म हो भी गई थी, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, MIG के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक के लिए, मार्च 2021 के लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। आगे कैंपा फंड में 6,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे ताकि जो है लिक्विडिटी थोड़ी जनरेट हो सके। कैंपा फंड पे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो वाला, ठीक है। नाबार्ड भी जो 30,000 करोड़ रुपये का इंतजाम कर रहा है ताकि जो है वो लोन दे सके, क्रॉप लोन वगैरह के लिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है, यही तक बात थी, यहीं तक आज का सफ़र था, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।